हेलो एवरीवन, मैं भैया सिंह आप सबको स्वागत करता हूँ मार्गदर्शी शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई में पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की वीडियो। आज डेट क्या है? 24 मार्च। तो 24 मार्च को इतिहास में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, 24 मार्च को इतिहास में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो चाहे देश के बाहर हुई हो, उन सब घटनाओं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन सब घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं देश के अंदर की महत्वपूर्ण घटनाएं जो आज के दिन हुई थी, 24 मार्च को हुई थी। पहली घटना किसके बारे में है? पहली घटना है आपकी एक हमारे यहाँ के बहुत बड़े पॉलिटिशियन, लेखक, ठीक है ना, पॉलिटिशियन जो नेता होते हैं, पॉलिटिशियन थे, लेखक भी रहे, है ना, और जो इंडिया का, जो भारत का आजादी का पूरा वो हुआ था, उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। ठीक है, जो आजादी के लिए लड़े थे लोग, उनमें भी इनका बहुत बड़ा नाम है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हरि भाई उपाध्याय की। यहाँ पे तो पहले देख लेते हैं न्यूज क्या है। 24 मार्च 1892 1892 को भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा राष्ट्र सेवी हरि भाई उपाध्याय का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आज के दिन हरि भाई उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। राष्ट्र सेवी वही तो होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं आपके, जो राजनेता होते हैं, उनको कहते हैं राष्ट्र सेवी। क्योंकि नेता का काम क्या होता है? जो जनता होती है, जो राष्ट्रीय होता है, उसकी सेवा करना, इसीलिए उनको राष्ट्र सेवी भी कहते हैं। और ये साहित्यकार है। ठीक है, लेखक जो होते हैं उनको साहित्यकार बोल देते हैं। लेखक हो गए, या तो जो कवि होते हैं, जो कविता वगैरह लिखते हैं, जो कविता वगैरह गाया करते हैं, उन्हीं को बोल देते हैं साहित्यकार। ठीक है, तो अगर मैं इनके पॉलिटिकल करियर की बात करता हूँ, यहाँ पे पॉलिटिकल करियर इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहले हम जान लेते हैं इनका जीवन। ठीक है, इनका जीवन काल क्या है। तो 24 मार्च 1892, ठीक है, 24 मार्च 1892 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई इनकी मृत्यु हुई 24 अगस्त 1972 को। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हुई 24 अगस्त 1972 को। तो ये इनका क्या है? जीवन काल, जन्म और मृत्यु। ठीक है, अब इनका पॉलिटिकल करियर जानते हैं। देखिए ये ना अजमेर के, ये जो है अजमेर जो जगह है, अजमेर जो जगह है वहां के क्या रहे? अजमेर जानते हो आप कहाँ पे? अजमेर पड़ता है राजस्थान में। तो जो अजमेर जगह है, अजमेर जो है हमारी हिस्ट्री में भी कई बार अजमेर का इस्तेमाल हुआ है। पृथ्वीराज चौहान जी के समय पे अजमेर का इस्तेमाल हुआ है। फिर जो आपका अकबर है उसके समय पे अजमेर का भी बहुत सारा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो जो मतलब जो जगह है उसका नाम आया है, इस्तेमाल का मतलब उसका नाम बहुत बार आया है। तो जो अजमेर है इसके आखिरी सीएम रहे ये। ठीक है, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूं अजमेर की। तो अजमेर के आखिरी, जो अजमेर राज्य था उसके आखिरी सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, कब से कब तक रहेंगे मुख्यमंत्री अजमेर के? 1952 से 1956 तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अजमेर राज्य हट गया, फिर राजस्थान के अंदर आ गया, राजस्थान पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, तो अजमेर के सीएम, लास्ट सीएम, आखिरी कौन? चीफ मिनिस्टर। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहे कब से कब तक? 1552 1952 से 1556 1956 तक। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्होंने और जो अपना पॉलिटिकल करियर है उसमें क्या किया है, उसके बाद ये राजस्थान के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आ गए। ठीक है, 1957 में। इसी के नेक्स्ट ईयर 1957 में ये राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आ गया। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? देखिए, जो सेंटर, जो केंद्रीय होता है हमारा, जो केंद्र होता है, वहां पे क्या क्या होता है? पार्लियामेंट, जो हमारा संसद होता है, फिर या फिर पार्लियामेंट या फिर संसद जो हमारा होता है, वो किस किस से मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और यही संसद, ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पे केंद्र की बात। और जब स्टेट की, किसी राज्य की बात करो तो यह संसद कैसे बनता है? आपका लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये हर जगह नहीं होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ बड़ी बड़ी स्टेट्स में होती है। तो विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद और गवर्नर। ठीक है, इनसे मिलकर बनता है। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है? ये जो है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती, किसी किसी राज्य में होती है, जो बड़े बड़े राज्य। तो जो
लेजिस्लेटिव असेंबली है ये इसमें भी चुन लिए गए थे राजस्थान की में, क्योंकि राजस्थान की पहली लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी। अब जो राजस्थान बनाया है उसकी पहली क्या बनेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी 1957 में, उसमें उसके ये मेंबर थे, ठीक है, मतलब इलेक्शन जीत के ये इसमें आए थे, है ना। उसके बाद ये क्या बन गए, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए सरकार में। फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री होते हैं आपके, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री जो पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, बजट वगैरह पेश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ये राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर, जो राजस्थान आपका राज्य है उसके फाइनेंस मिनिस्टर बन गए राजस्थान के, ठीक है। कब से कब तक ये रहे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ये रहे आपके 57 से 62, 1957 मतलब उससे लेके, मतलब 1957 से लेके 1962 तक, ठीक है, 1962 तक। फिर उसके बाद जब नई सरकार आई, मतलब जो दोबारा से इलेक्शन हुए और उसके बाद ये दोबारा से जीत गए, दोबारा जब इलेक्शन हुए तो दोबारा जीते, इस बार ये एजुकेशन मिनिस्टर, इस बार ये एजुकेशन शिक्षा मंत्री बने, एजुकेशन मिनिस्टर मतलब शिक्षा मंत्री बने। कब से कब तक, 62 से 67 तक, 62 से 60, ये 19 की बात हो रही है, 1962 से 19 ही चल रहा है ना, 1962 से 1967, तो ये इनकी आखिरी पॉलिटिकल सीट थी, मतलब जो नेता बनके इन्होंने सीट संभाली थी, ठीक है। तो पॉलिटिकल करियर की अगर बात करें, ये लास्ट आखिरी सीएम रहे थे अजमेर के। जो अजमेर था, आता तो राजस्थान के अंदर ही था, लेकिन ये अलग स्टेट था, ठीक है, राजस्थान के अंदर ही अलग स्टेट था ये, तो उसके सीएम, आखिरी सीएम बने थे कौन, आपके हरि भाऊ उपाध्याय जी। कब से कब तक रहे, 52 से 1952 से 56 तक। इसके बाद इसको अबॉलिश कर दिया गया, ये जो ऑफिस था आपका सीएम ऑफ अजमेर, अबॉलिश मतलब खत्म कर दिया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया, है ना। जो आपका मुख्यमंत्री बनता था अजमेर का, वो ऑफिस ही, वो पोस्ट ही खत्म कर दी, ठीक है। और ये किसके अंदर आ गया, राजस्थान के अंदर आ गया, और फिर जो है ये पोस्ट ही खत्म हो गई। तो उसके बाद ये लास्ट सीएम इसलिए माने जाते हैं, लास्ट सीएम ये कहां के, अजमेर के। उसके बाद ये जब इलेक्शन हुए 57 में, है ना, तो वहां पे जीत गए। 1957 में जब इलेक्शन हुए तो वहां पे जीत के और दोबारा से सरकार में आ गए, लेजिस्लेटिव असेंबली में आ गए, दोबारा से विधानसभा में आ गए, और वहां पे क्या चुने गए, फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे, ठीक है, 57 से 62 तक। और उसके बाद जब नेक्स्ट सरकार बनी दोबारा से, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री चुने गए 62 से 67 तक। अब अवार्ड की बात कर लेते हैं, जो इनको एक महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इनको मिला है पद्म भूषण, पद्म भूषण 1966 में, 1966 में। मैंने आपको 4 सिविलियन अवार्ड बताए हैं जो आम आदमी को अवार्ड मिलते हैं, सबसे हाईएस्ट भारत में। कौन कौन से, सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, और सबसे नीचे पद्म श्री। तो इनको ऊपर से तीसरा अवार्ड मिला है, कौन सा, पद्म भूषण। कब, 1966 में। देखिए अभी अभी कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले ही पद्म भूषण, पद्म श्री, जो आपके सिविलियन अवार्ड है बांटे गए हैं। अभी कुछ दिन में मैं एक लेक्चर लूंगा जिसमें सारे अवार्ड किस किस को, कितने कितने अवार्ड मिले हैं, सारे बताऊंगा आपको, मतलब किस किस को अवार्ड मिले हैं, पद्म श्री किसको मिला है, पद्म भूषण किसको मिला है, पद्म भूषण किसको मिला है, ठीक है, भारत रत्न किसी को मिला है कि नहीं मिला है, सारे आपको बताऊंगा। अभी कुछ दिन में एक लेक्चर आएगा मेरा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। ये हमारी आजादी से जुड़ा हुआ मिशन है, कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो 24 मार्च 1946, 1946, 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था आज ही के दिन कैबिनेट मिशन भारत में पहुंचा, आज ही के दिन कैबिनेट मिशन भारत में पहुंचा। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ाया था, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ाया था ना, जो 1942 में आया था भारत में, 1942, 22 मार्च 1942 में मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में। तो अब उसी से आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा समय बीच का छोड़ रहे हैं, 42 से डायरेक्ट आ रहे हैं हम 46 पर के 45 पे आ रहे हैं, 1945 पे आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा जिक्र करेंगे 45 का, है ना। बाकी आप सोच रहे होगे बीच का क्यों छोड़ दिया। देखिए जब आप हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री, जो हमारी आधुनिक जो इतिहास है, उसमें सारा कुछ लाइन से बहुत अच्छे से कवर होगा, है ना। अभी क्या है, अगर मैं सारा कवर करने बैठ जाऊंगा तो एक ही वीडियो में, ये एक ही वीडियो में भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा जो हमारा इतिहास है एक वीडियो में कैसे पूरा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए जो न्यूज होती है उसके अकॉर्डिंग में उसके आगे पीछे का बैकग्राउंड और उसके बाद क्या हुआ ये सब आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम आते हैं 1945 में। समझिए 1945, 1945 में क्या हुआ। 1945 में दूसरा, देखो ये जो मिशन था, कहां गया आपको, जो मैंने क्रिप्स मिशन आपको बताया था, क्रिप्स मिशन जो मैंने आपको बताया था, जो 1942 में आया था, 22 मार्च, सॉरी, इसमें क्या था,
इसमें कोशिश हो रही थी कि भारत जो है उसको कैसे भी इस लड़ाई में लेके आया जाए, भारत जो है हमारा साथ दे इस लड़ाई में कैसे भी। समझ गए? कौन सी लड़ाई में? दूसरे विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वॉर 2 में इस चीज की कोशिश हो रही थी, भारत मना करे जा रहा था। ठीक है, अब 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो गया है। ठीक है, जो दूसरा विश्व युद्ध है वर्ल्ड वॉर 2 वो खत्म हो चुकी है अब 1945 में। अभी 42 में तो चल रही थी लेकिन 45 में खत्म हो गई है। तो अगर मोटी मोटी डेट देखें तो 1939 से 1944 और 45 भी कह सकते हो, यहाँ पे खत्म हो गई थी। क्योंकि 45 में देखो जर्मनी तो 44 में हार गया था, है ना, लेकिन जो आपका जापान हारा था वो 45 में जाके हारा था। ठीक है, इसलिए 44 से 45 आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा दूसरा विश्व युद्ध जो है खत्म हो गया। अब हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद आ गए। ठीक है, जब पहला जो दूसरा विश्व युद्ध का खत्म हुआ 1945 में, तो यूके यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया हुआ था अंग्रेज, यहाँ पे हुए इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हुए आपके जनरल इलेक्शन, जो यहाँ पे प्रधानमंत्री वाले जैसे हमारे यहाँ होते हैं, ऐसे इनके यहाँ हुए। ठीक है, हमारा जो पूरा ये सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, हमने वहीं से तो उठाया है, यूके से तो उठाया हुआ है। तो प्रधानमंत्री के इलेक्शन हुए, इनके यहाँ जनरल इलेक्शन हुए। ठीक है, तो जिस समय ये 44, 45, 30 के आसपास प्रधानमंत्री कौन था? उस समय पे प्रधानमंत्री तो थे विंस्टन चर्चिल। जो पूरा विश्व युद्ध हुआ था, ये दूसरा विश्व युद्ध, इस समय पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल यहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लेकिन जब ये इलेक्शन इसके बाद हुए 1945 में, जब इलेक्शन हुए जापानी यूके में, तो विंस्टन चर्चिल हार गए। कौन हार गए? विंस्टन चर्चिल हार गए यहाँ पे इलेक्शन। और जीते कौन? जीते कैलमेंट एटली। ठीक है, जीते कौन? कैलमेंट एटली। समझ गए ना? तो 1945 में जो आपके कैलमेंट एटली है, ये है प्रधानमंत्री। जब हमारा देश आजाद हुआ है तो कौन है प्रधानमंत्री यूके के? है ना, अंग्रेजों के प्रधानमंत्री कौन है? कैलमेंट एटली। समझ गए आप? कैलमेंट एटली। तो यहां से शुरू होगा। 1945 में इलेक्शन हुए, विंस्टन चर्चिल हार गए, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत जो है यहाँ से निकले, है ना, जो आजादी मिले भारत को उल्टा सीधा बहुत खाता है इन्होंने। भारत आजाद हुआ था और प्रक्रिया चल रही थी पूरी, है ना। तो प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री आपके बने कैलमेंट एटली। समझ गए आप? कैलमेंट एटली। जो ये मिशन भेजा गया था, कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन, ये कैलमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, कैलमेंट एटली के द्वारा ही ये भेजा गया था। समझ गए? मार्च 1946 में ये जो मिशन था ना, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये बोलते हैं कि ये पहला ऐसा अटेम्प्ट था, पहला ऐसा मिशन था जो सही में जेन्युइनली इस चीज के लिए भेजा गया था कि भारत को आजादी मिले। इससे पहले जो हमने कृष्ण मिशन पढ़ा था, फिर आपका अगस्त मिशन पढ़ा था, ये सब क्या थे? ये सब बस भारत को जो है इधर उधर गुमराह करने के लिए कि हम तुमको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, इन सब के लिए था। लेकिन आजादी की बात नहीं हुई थी। अंग्रेजों ने अभी तक ये नहीं एक्सेप्ट किया था कि आजादी मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन था, इसमें सीधा सीधा बोल दिया गया कि आपको हम आजादी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आजादी दे रहे हैं, और ये जो मिशन आएगा, इस मिशन का मतलब क्या होता था? मिशन कैसे होता था? कैसे आता था मिशन? समझ रहे हो आप? मिशन कैसे आता था? वहां से कुछ लोग भेजे जाते थे, है ना, पूरा उनके पास वो डॉक्यूमेंट होते थे, जो भी पेपर होते थे, यहाँ आके बता देते थे कि ऐसे ऐसे बात होगी। ठीक है, इसी को मिशन कह देते थे। तो ये जो मिशन था कैबिनेट मिशन, इसमें 3 लोग आए थे, और ये तीनों के तीनों लोग जो ब्रिटिश, ये जो आपकी कैलमेंट एटली था, इनकी कैलमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे उस समय पे, इनकी जो कैबिनेट थी, कैबिनेट समझते हो, जो परिषद होती है ना, जो कोई भी प्रधानमंत्री बनता है उसकी परिषद होती है ना, उसमें कई सारे मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री को संभालते हैं, वो उसी को इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। तो जो कैलमेंट एटली की कैबिनेट थी, उसमें से 3 ऑफिसर्स इन्होंने भेजे थे। ठीक है, कहां पे? भारत में। इसीलिए इसका नाम क्या है? कैबिनेट मिशन है, क्योंकि इन्होंने कैबिनेट से भेजे थे अपनी से। समझ गए? जो इनकी परिषद थी वहां से इन्होंने भेजे थे। तो ये जो 3 लोग थे भारत में आए थे। ये क्यों आए थे? बोला गया था कि डिस्कशन करने आए कि भारत को कैसे कैसे आजादी देनी है, क्या क्या चीज करनी होगी, कैसे कैसे पावर ट्रांसफर की जाए। ठीक है, अभी तक पावर किसके पास थी? अंग्रेजों के पास। अभी तक तो पावर ब्रिटिशर्स के पास है। तो भारत को अंग्रेजों से और इंडिया को पावर कैसे कैसे दी जाए पीसफुल तरीके से, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से, इस सब के बारे में डिस्कशन होना था। किसके अंदर? कैबिनेट मिशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे डोमिनो स्टेटस और किसी और चीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सीधी बात क्या हो रही है? आजादी देगी। ठीक है, सीधा आजादी देगी। तो यहाँ पे इस मिशन ने ये तो कंफर्म कर दिया था। इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आगे डिस्कस करते हैं मिशन में। लेकिन इस मिशन ने ये कंफर्म कर दिया था कि आजादी भारत को मिलनी है। ठीक है, ये कंफर्म कर दिया था कि आजादी भारत को मिलनी है। समझ गए? अब आप पूछो अगर कि अंग्रेजों का एक साथ क्या हुआ,
जब तक विश्व युद्ध चल रहा है, अभी तो 42 तक जब तक मैंने बताया ये मान नहीं रहे, है ना, जब तक तो ये मान नहीं रहे आजादी देने के लिए भारत को, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। लेकिन 45-46 में ऐसा एकदम क्या हुआ, है ना, नई सरकार बदली, जैसे सरकार बदली तो एकदम ऐसा क्या हो गया कि इनको ये भारत को आजादी देने लगे। देखिए जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो आपके जो अंग्रेज थे, है ना, जो अंग्रेज हैं आपके, हमारे किसी के नहीं है, पर जो अंग्रेज हैं, जो आपका यूके है, ये बहुत कमजोर हो गया था। ठीक है, किसी भी मामले में, चाहे आप सैन्य बल की बात करो, सेना का बल होता है उसकी बात करो, चाहे पैसे की बात करो, ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। इसके पास इतनी ताकत थी ही नहीं कि कोई भी इसकी कॉलोनी है, जिन भी देशों के ऊपर जिन्होंने कब्जा कर रखा था, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है कौन सा, यूके, जिन्होंने सबसे ज्यादा, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जिन्होंने सबसे ज्यादा देशों के ऊपर कब्जा किया था। तो इनके पास अब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इतनी ताकत ही नहीं थी कि ये किसी भी देश को संभाल सके जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो इसीलिए अगर आप बहुत सारे देश देखोगे, जितने भी देश इनके पास थे ना, उसमें से 90 से 95% देश जो हैं, उनको जो आजादी मिली ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से, वो 45 के बाद ही मिली है। ठीक है, मैंने बहुत सारे देशों के बारे में आपको पढ़ाया है कि इस देश को अंग्रेजों से आजादी जब मिली, इसको जब मिली, इसको जब मिली, सबको 45 के बाद ही आजादी मिली है, 1945 के बाद ही। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, एक तरफ तो अंग्रेज कमजोर हो गए बहुत ज्यादा, है ना, और दूसरी तरफ जो देश है, जैसे भारत है, इसमें आंदोलन चल रहा है आजादी का। ठीक है, तो अंग्रेज जो है वो संभाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, अपनी कमजोरी संभाले जो अपने देश के अंदर आ गई है, या बाहर जो कॉलोनीज है उनको संभाले। ठीक है, इसी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, प्लान किया कि अब धीरे धीरे सबको छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो ये जो मिशन था आपका कैबिनेट मिशन, ये इसीलिए भेजा गया था कि भारत को पावर जो है, ये जो ताकत है, ये जो पूरी पावर है, पॉलिटिकल पावर, ये ट्रांसफर पीसफुल तरीके से कैसे की जाए। ठीक है, इसीलिए कैबिनेट मिशन आपका भेजा गया था, है ना। अब कैबिनेट मिशन के बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो भारत में कब आया था, मैंने आपको बताया कब, 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। अब ये तीन जो ऑफिसर थे, जो इनकी कैबिनेट के तीन ऑफिसर थे, इनका नाम भी कई बार पूछा जाता है, ये जो ऑफिसर थे कौन कौन थे। पहले थे पैट्रिक लॉरेंस, यहां पे लिखते हैं, पहले थे पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, जो कौन थे, ये थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, कैबिनेट के अंदर थे तो कोई ना कोई पोस्ट संभालते होंगे, तो ये कौन सी पोस्ट संभालते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो देश है उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कौन, आपके पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे कौन थे, दूसरे थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। स्टैनफोर्ड क्रिप्स ये कौन है, इनका नाम पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे वही है। कौन, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये कौन है, जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे, जिनके बारे में भी हमने 2 दिन पहले बात करी थी, ये वो थे। ये कौन थे, ये थे आपके बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये कौन थे, मिनिस्टर ऑफ ट्रेड बोल रहे हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड, मिनिस्टर ऑफ ट्रेड लिख देते हैं, मतलब जो जितने भी बिजनेसेस वगैरह होंगे, है ना, फॉरेन, आपके वित्त मंत्री की तरह मान सकते हो आप। ठीक है, उनकी तरह से जो भी बिजनेसेस हो रहा है उन सबको देखना कि पैसे का चल रहा है नहीं चल रहा, क्या हाल चाल चल रहा है, वो ये सब देखते हैं। कौन, क्रिप्स। ठीक है, फिर आते हैं तीसरे पे। तीसरे कौन थे, तीसरे थे आपके, तीसरे थे आपके एवी अलेक्जेंडर। कौन, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये कौन थे, ये इनके एक मिनिस्ट्री के, वो सॉरी मिनिस्ट्री नहीं, नेवी, जो रॉयल नेवी थी ना इनकी, जो नेवी थी, अपनी नेवी को रॉयल नेवी बोला करते थे। इसी वजह से जो जब तक हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले हमारी नेवी को क्या बोला जाता था, रॉयल इंडियन नेवी। तो ये जो भी नेवी आर्मी वगैरह होती थी उसके आगे रॉयल जरूर लगाते थे। क्यों, क्योंकि एक ब्रिटिश साम्राज्य की वो थी ना, जो साम्राज्य चल रहा था, जो रॉयल साम्राज्य था, तो इसीलिए रॉयल भी लगाते थे इनके आगे। तो जो रॉयल ब्रिटिश आर्मी थी, सॉरी नेवी, जो रॉयल ब्रिटिश नेवी थी उसके एक ऑफिसर थे। ठीक है, कौन, ये जो आपके एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीन लोग थे, कौन कौन, पैट्रिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया थे, फिर कौन, क्रिप्स मिनिस्टर ऑफ ट्रेड थे, और फिर कौन, एवी अलेक्जेंडर जो कौन थे आपके, जो रॉयल ब्रिटिश नेवी थे उसके एक ऑफिसर थे। ये तीन आए थे भारत के अंदर। ठीक है, ये तीन भारत के अंदर आए, है ना, और ये भारत में पहुंचे कब, अपने मिशन को लेके, कैबिनेट मिशन को लेके 24 मार्च 1946 को। जब ये भारत में आए, अब जब भारत में आए तो अब डिस्कशन होना, ठीक है, बहुत लंबे समय तक डिस्कशन चला था, 3-4 हफ्ते डिस्कशन चला था, 3 से 4 हफ्ते के करीब डिस्कशन चला था। वीक मतलब हफ्ते होते हैं, ठीक है, के बीच डिस्कशन चला था, समझ रहे हो आप। लेकिन क्या हुआ, ये जो डिस्कशन चल रहा था किस किस के बीच में चल रहा था, एक तो ये तीनों लोग थे, ठीक है, ये तीनों लोग होंगे, और उस समय जो वॉइस रॉय थे वो होंगे, है ना, और जो छोटे मोटे ऑफिसर होंगे वो सब होंगे जो वॉइस रॉय के आसपास रहते होंगे। फिर इंडिया की तरफ से कौन था, जो इंडिया की पार्टीज थी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना,
और मुस्लिम लीग, और भी जो दो तीन पार्टी होंगी। जो बड़े बड़े थे वो मैंने आपको बता दिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और दूसरी तरफ से कौन, ये कैबिनेट मिशन के तीनों लोग और वॉइस रॉय वगैरह और उनके आसपास के जो लोग हैं, ठीक है। ये सब मीटिंग करते थे। लेकिन दिक्कत क्या आई, 3 से 4 उस तक वो चलती रही, क्या बोलते हैं, मीटिंग चलती रही। लेकिन इसका क्या है, 3 से 4 हफ्ते तक मीटिंग चलती रही, लेकिन इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया, है ना, कि करना क्या है, कैसे करना है, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी निर्णय पे आई नहीं रही थी। क्यों, क्योंकि जिस चीज के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस कह देती थी उस चीज के लिए मुस्लिम लीग नहीं मानती थी, जिस चीज के लिए मुस्लिम लीग कह देती थी उस चीज के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मानती थी। समझ रहे हो, मुस्लिम लीग कहती थी हमको पाकिस्तान चाहिए अलग, कांग्रेस कहती थी कि देखो हमारा देश जो है आजाद जब तक होगा, जब तक बंटवारा नहीं होगा, बाद में देखेंगे, जब आजाद हो जाएगा उसके बाद अगर ठीक से नहीं चल पाए तो बाद में बंटवारा कर लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग कहती नहीं भैया, हमको तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो, ऐसी और बहुत सारी डील थी जिनके ऊपर क्या था, इन दोनों के बीच में जो है सहमति नहीं बन पाई। और जब सहमति नहीं बन रही तो फिर, जब सहमति नहीं बन रही तो फिर क्या, कैसे करें, है ना, पावर ट्रांसफर किसको करनी है, कैसे करनी है, सबका डिस्कशन कैसे करें। जब आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे करना है ना, पावर ट्रांसफर तो बाद में होगी, पहले तो पूरी प्लानिंग होगी ना, तो यही नहीं हो पा रहा तो कैसे होगा। फिर उसके बाद 3-4 हफ्ते बाद परेशान होने के बाद ये जो कैबिनेट मिशन के तीनों लोग आए थे, इन्होंने क्या सोचा, ये जो कैबिनेट मिशन के तीनों लोग थे और जो वॉइस रॉय वगैरह थे, उन्होंने बोला कि आप लोग तो किसी उस पर आ नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप लोग तो किसी निर्णय पे आ नहीं पा रहे हो, तो अब क्या करते हैं, जो हमने सोचा है, हमने कुछ सोचा है उसको आपको बताते हैं और उस हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि आप लोग या तो निर्णय पे आ जाओ, है ना, ये लोग आ नहीं पा रहे थे निर्णय पे, तो क्या होगा, जो हम लोगों ने सोचा है वो हम आपको बताते हैं और उस हिसाब से आपका क्या होगा, उस हिसाब से आपका देश जो है आजाद होगा, उस हिसाब से पावर जो है ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है, भारत को। तो शुरू करते हैं क्या, कि क्या क्या जो है आपके मेन रेजोल्यूशन, जो मेन पॉइंट दिए थे वो क्या क्या थे। पहला पॉइंट कि पॉइंट जो है वो क्या क्या थे। पहला पॉइंट क्या था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार जो आपकी परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। अंतरिम सरकार कौन सी होती है, जो परमानेंट सरकार नहीं होती है। जैसे मान लो कोई सरकार है वो गिर जाए, तो अगले इलेक्शन होने तक जो बीच में समय बच रहा है, नई सरकार बनने तक जो बीच में समय बचता है, वहां पे जो लोग राज करते हैं या जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं, अंतरिम सरकार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब तक आज से लेके, मतलब जब तक हमारी डील साइन होगी, जब से लेके और जब तक भारत जो है आजाद नहीं होगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत एक रिपब्लिक देश नहीं बनेगा, जब तक के लिए इंटरिम गवर्नमेंट, आंतरिक सरकार बनाई जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब संविधान सभा बनाई जाए, किस लिए, संविधान बनाने के लिए, ठीक है। कैसे कैसे बनेगी संविधान सभा, कैसे कैसे नहीं बनेगी, इसके बारे में अभी आने वाले कुछ दिनों में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब जो है, जैसे ये मिशन के बारे में मैं आपको आज बता दूंगा, इसके बाद तुरंत कार्यक्रम किस चीज का शुरू हो गया, संविधान सभा बनने का, फिर इलेक्शन वगैरह हुए, वो सब आपको आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो संविधान सभा क्या थी, मतलब ये नहीं बताऊंगा कि किसने बनाई सभा, कैसे कैसे बनी। फिलहाल ये समझ लो कि संविधान सभा बनने का प्रस्ताव था इसमें, और संविधान सभा क्यों बननी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ताकि संविधान बनाया जा सके, ठीक है। जब संविधान बन जाएगा उसके बाद ही क्या होगा, उसके बाद ही तो परमानेंट कमीशन आएगी, सॉरी परमानेंट गवर्नमेंट आएगी, समझ रहे आप। तो इस वजह से क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बननी है, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या रखी, तीसरी चीज इन्होंने रखी शर्त कि जो यूनियन गवर्नमेंट होगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो केंद्रीय सरकार होगी, जो पूरे देश के हेड पे बैठेगी। जैसे इस समय बीजेपी है, प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट है, ऐसे, ठीक है। इनके पास खाली एक तो फॉरेन पावर्स होंगी, तो फॉरेन अफेयर्स की पावर होंगी, है ना, इनके पास होंगी खाली फॉरेन अफेयर्स की पावर, डिफेंस की पावर और कम्युनिकेशन की पावर, ठीक है। इनके पास खाली यही 3 पावर होंगी, ठीक है। इनके पास खाली यही 3 पावर होंगी कि फॉरेन अफेयर में किससे रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना, कैसे रिश्ते रखने हैं, डिफेंस अपना कैसा बनाना है, मतलब आर्मी वगैरह फोर्सेस जो है वो कैसे बनानी है, आर्म फोर्स कैसे रखनी है, फिर कम्युनिकेशन कैसा रखना है, कैसे कैसे काम करना है, इस चीज के ऊपर खाली इन 3 चीजों के ऊपर खाली जो आपकी केंद्रीय सरकार होगी उसका काम होगा, खाली यही 3 चीज देखना, ठीक है। और जो बाकी जितनी भी ताकत बच गई, है ना, और कोई रेजिड्यू पावर क्या होता है, ऐसी पावर जो ना तो स्टेट की, मतलब राज्य की होती, ना ही केंद्र की होती है, उसको रेजिड्यू पावर कहते हैं। उसके ऊपर जो हक होगा वो स्टेट, जो राज्य होंगे उनके होगा, ठीक है। तो जितने भी बाकी डिसीजन बच गए वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो राज्य सरकार होगी वो ज्यादा मजबूत होगी
कंपेयर करें अगर, है ना, इसका अगर मुकाबला करें किससे, यूनियन गवर्नमेंट से, है ना, यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो आपकी केंद्रीय सरकार है वो कम ताकतवर होगी किसके मुकाबले, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया क्रिप्स मिशन में कि जो केंद्रीय सरकार है ये कम ताकतवर होगी और जो राज्य सरकार है ये ज्यादा ताकतवर होगी। ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू किया है इन्होंने, अलग अलग हिस्सों का मतलब, उसके बाद इन्होंने 3 ग्रुप बनाए, है ना, इन्होंने जो अपना पूरा ये कैबिनेट मिशन दिया था ना उसमें इन्होंने 3 ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप। ठीक है, यहां नीचे दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा, इधर लिख देते। 3 ग्रुप बनाए इन्होंने, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ठीक है, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप, इसमें इन्होंने राज्यों को बांटा। ठीक है, कि राज्य किस हिसाब से होंगे, ठीक है, राज्य किस हिसाब से होंगे, समझ गए आप। तो जो आपका ग्रुप ए था इसमें कौन कौन थे पहले ये समझिए। ग्रुप ए में था आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, बिहार, बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र आपका, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। ठीक है, क्या क्या कहां पर लिखा जाए, यहां लिख देते हैं। ए ग्रुप में यूपी, एमपी, बिहार और कौन सा होती है आपका, बॉम्बे मतलब जो आपके आज के समय का आपका क्या है, महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा और कुछ बच गया मद्रास। ठीक है, मतलब तमिलनाडु वाला इलाका, ये क्या है, ग्रुप ए है। ठीक है, अगर आप इन सब राज्यों को देखो ना, थोड़ा बहुत इधर उधर करके तो इन सब राज्यों को देखो, क्योंकि आज के समय के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा, इसमें बहुत सारे इलाके छूटे हुए हैं। ठीक है, जो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं उसके हिसाब से, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत सारे जो राज्य थे ना वो एक दूसरे में मिक्स थे। ठीक है, एक दूसरे में मिले हुए थे, जैसे उत्तराखंड यूपी में मिला हुआ था और भी आसपास का बहुत सारा एरिया मिला हुआ था। तो इस वजह से क्या था, इस वजह से आप समझो कि जितने भी ये जो सारे राज्य यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, जो ग्रुप ए के अंदर आ रहे हैं, ये वो सब राज्य हैं जहां पे हिंदू मेजोरिटी में। ठीक है, जो हिंदू हैं वो क्या है, वो ज्यादा जनसंख्या है जिनकी। ठीक है, तो ग्रुप ए में सारे वो थे जहां पे हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, फिर ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में कौन थे, मतलब ग्रुप बी में कौन कौन सी वो थे आपके राज्य, ग्रुप बी में थे आपके सिंध, पंजाब, सिंध, पंजाब, उसके बाद कौन सा आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या है अभी आपको बताऊंगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कौन कौन से हो गए, सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान। ठीक है, ये सारे इलाके कौन से थे, ये सारे इलाके वो वाले हैं जो मुस्लिम मेजोरिटी थे। तो ग्रुप ए में हिंदू वाले जहां पे ज्यादा थे, हिंदू की जनसंख्या ज्यादा थी, वो ग्रुप बी में जहां पे मुस्लिम्स की जनसंख्या ज्यादा थी, मोमडन्स की जनसंख्या ज्यादा थी। और तीसरे में जो बच गए कौन कौन से बच गए, सी में, सी के लिए बच गए आपके बंगाल और आसाम, और ये जो आपका आसाम के आसपास के सारे हैं ना, जिसको 7 सिस्टर्स कहते हैं, नागालैंड वगैरह, जिसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहते थे। कौन कौन से आपके बंगाल और आसाम के आसपास का जितना भी इलाका वो सारे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो राज्य हैं आज के समय के, अगर उस समय का भारत का मैप देखोगे तो ये जितना भी ये राज्य लिख रहे हैं ना, ये पूरा वो वाला एरिया कवर करते हैं जो आज के समय का भारत है। ठीक है, और ग्रुप बी वाला ये सारा वो वाला एरिया कवर करते हैं जो आज के समय का क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान जो है 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ है। कौन कौन सी, सिंध, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब केपी के, खैबर पख्तूनख्वा वाला जो इलाका है इस समय पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान की प्रोविंस है। और चौथा बलूचिस्तान। तो ये जो 4 प्रोविंस है, यही 4 प्रोविंस आज पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बी है इसमें सारी मुस्लिम मेजोरिटी बना दी थी। तो देखो इसके बाद जो पॉइंट आएगा उसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इन्होंने ये जो कैबिनेट मिशन दिया था इसमें ये बोल दिया था कि पाकिस्तान जो है इसकी डिमांड को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तान अलग नहीं बनेगा। ठीक है, ये पूरा एक ही देश आजाद, जो हम आजाद करेंगे ये पूरा एक ही देश होगा, पाकिस्तान को नया देश हम नहीं बनाने वाले। ठीक है, इंडिया को तोड़ के। तो जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी वो इन्होंने मानी तो नहीं, है ना, मानी तो नहीं, लेकिन इनको क्या कर दिया, एक अलग जगह जरूर दे दी, इनको ग्रुप बी में जरूर बांट दिया। ठीक है, जितने भी ये जगह थी, है ना, और ग्रुप बी में जितने राज्य, मतलब जितने भी राज्य थे इनके पास ताकत ज्यादा होगी। ठीक है, इनको अपना अलग झंडा रखने की ताकत होगी, इनको अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने की ताकत होगी। ठीक है, तो अलग जो है तोड़ के तो नहीं किया लेकिन विभाजन कर दिया। ठीक है, तोड़ा नहीं लेकिन विभाजन जरूर कर दिया। ठीक है, समझ गए आप, अलग जो है देश नहीं बनाया लेकिन इनका जो है विभाजन जरूर कर दिया। आज के समय का पूरा पाकिस्तान यहाँ पे है ही आपका, समझ गए ना, और आज के समय का हिंदुस्तान है यहाँ पे। ये भी बल हालांकि अब तो हिंदुस्तान में आ जाता है, यहाँ ये बंगाल का कुछ एरिया हिंदुस्तान में, कुछ बांग्लादेश है आपका। ठीक है, जो पाकिस्तान के पास ही था पहले, समझ गए ना। तो ऐसे इन्होंने बांटा।
समझ रहे हो आप। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान एक अलग देश भी नहीं बनाया और हमारा जो देश हिंदुस्तान था उसके अंदर भी बंटवारा कर दिया, ठीक है। और बंटवारा इस हिसाब से नहीं किया, चलो ऐसे कर देते कि जो हिंदू मेजोरिटी वाले हैं, जहां पे हिंदू ज्यादा है वो सब एक जगह है, मुस्लिम जो है वो एक जगह पे, ऐसे भी नहीं किया। हर एक राज्य को अलग अलग बांट दिया इन्होंने, ठीक है। अब लोग जो है, जैसे आप उसकी बात करो, अमेरिका की बात करो, तो अमेरिका में क्या है, वो सारे जो देश हैं, 50 जो देश है, वो 50 जो है जिनको वो अपनी स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। आप अमेरिका का झंडा देखोगे तो उसमें 50 सितारे होंगे, ठीक है, 50 स्टार होंगे। वो एक स्टार इनकी एक राज्य को, उनके एक स्टेट को, एक कंट्री बोल सकते हो आप उसे, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 50 देश होंगे इनका अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अलग झंडा होगा, और सारे एक साथ आ जाती है तो इसको क्या बोल देते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर यूएसए, ठीक है। तो इसी हिसाब का इन्होंने कुछ हमारे यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अलग अलग राज्य हैं, इनका अलग झंडा होगा, इनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन सब एक साथ मिलकर जब आ जाएंगे तो हो जाएगा भारत, समझ रहे हो, ठीक है ना। और जो यूनियन है, जो केंद्र है वो कमजोर है और स्टेट जो है वो ताकतवर है, समझ गए। अब स्टार्टिंग में तो कांग्रेस को भी लगा कि देखो देश का विभाजन नहीं हुआ, तो जो हम कह रहे थे वही हुआ। और जिन्ना, ये मुस्लिम लीग जो थी जिन्ना, इसको भी क्या लगा, इसको भी लगा कि देखो अलग हमारा देश नहीं, भले ही नहीं बना, लेकिन जो हमारे राज्य थे जहां पे ज्यादा मुस्लिम है उनको आजादी तो पूरी पूरी मिल गई, तो ये भी खुश थे, वो भी खुश थे, कौन, कांग्रेस भी खुश थी, दोनों खुश थे, दोनों मान गए स्टार्टिंग में। लेकिन स्टार्टिंग में तो मान गए, लेकिन जब इसके ऊपर बाद में डिस्कशन शुरू हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग में तो शर्त हो गई, ठीक है, शर्त थी कि ये शर्त है, इनके ऊपर अब काम करना है, समझ गए आप। जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या होता है, फिर मान लो आपने पेपर की तैयारी शुरू करी होगी, तो आपने पूरा एक प्लान बनाया होगा, इस महीने से इस महीने तक ये खत्म करना है सब्जेक्ट, फिर ये खत्म करना है, फिर ये टाइम टेबल बनाया होगा, है ना। लेकिन जब आप लगते हो उसे करने में, तो कई बार होता है कुछ पहले भी खत्म हो जाता है, कई बार बहुत समय भी लग जाता है किसी में, मान लो आपने किसी को 2 महीने दिए, वो 3-4 महीने लगे, ऐसा भी होता है। तो इन्होंने जो ये क्या था, ये तो एक इनका टाइम टेबल की तरह था कि ये सारी चीज जो है इनके ऊपर काम होगा। लेकिन जब एक्चुअल में काम करने की बारी आई, डिस्कशन शुरू हुए, तो कांग्रेस ने भी इस प्लान को मना कर दिया, और किसने मना कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया। कांग्रेस ने क्या बोला, जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने क्या बोला कि देखो आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि जो यूनियन केंद्र है ये कमजोर होगा, जो केंद्र है ये कमजोर होगा, है ना। अब अगर केंद्र जो है वो कमजोर हो गया, है ना, और सब राज्यों के पास अपना अलग अलग जो है संविधान बनाने का वो है, अधिकार है, अलग झंडा रखने का अधिकार है, समझ रहे हो। तो ये तो ऐसा हो गया कि एक देश के अंदर दूसरा देश आपने बना दिया, है ना। और एक देश के अंदर एक ही देश नहीं, कई सारे देश आपने बना दिए राज्यों के उस तरह, है ना, राज्यों के नाम देके अलग अलग देश बना दिया आपने एक देश में ही। तो आज भले ही ना हो बंटवारा, है ना, लेकिन अगले 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में कभी तो ऐसा समय आएगा जब ये राज्य जो है अपना एक अलग देश मानने लगेंगे, समझ रहे हो। तो ये क्या होगा, जब यूनियन कमजोर होगा, जब केंद्र कमजोर होगा और राज्य ताकतवर होंगे, तो ये तो कभी भी अलग हो सकते हैं किसी एक देश से, है ना। तो पहली चीज जो थी ये कांग्रेस को पसंद नहीं आई डिस्कशन के अंदर, तो इन्होंने इस चीज के लिए मना किया, ठीक है। पहली चीज जो थी इन्होंने इस चीज के लिए मना किया। फिर दूसरी चीज के लिए क्या मना किया इन्होंने कि ये जो आपने 3 हिस्से करे ये हमको पसंद नहीं आए, ठीक है। ये जो 2 चीज थी, ये जो 3 हिस्से आपने करे ये भी हमको पसंद नहीं आए, जैसे होना चाहिए था इस हिसाब से हिस्से नहीं हुए, आपने तो धर्मों के हिसाब से जो है हिस्से कर दिए, ठीक है। और जब धर्मों के हिसाब से हिस्से करने होते अगर हमें, तो हम पाकिस्तानी ना दे देते अलग है, हम पाकिस्तान ही ना दे देते, क्योंकि यूनियन जो है केंद्र वो भी कमजोर है, आपने जो पाकिस्तान में हिस्से जाने थे उनको भी अलग कर दिया बिल्कुल, तो एक समय तो ऐसा ही जाएगा कि अलग हो जाएंगे। तो अब ना हो कि चलो 10 साल बाद हो जाएंगे, लेकिन अलग तो होना ही होगा, है ना। तो हमको फायदा क्या है इससे। तो इन चीजों की वजह से ये जो कैबिनेट मिशन था कांग्रेस ने लिया नहीं, ठीक है, इसको माना नहीं। और जो एक डिमांड थी इसकी, क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन की, कौन सी, दूसरी वाली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने वाली और इंटरिम गवर्नमेंट बनाने वाली, ये जो 2 डिमांड थी, ये दोनों जो है कांग्रेस ने बोला हाँ इन दोनों पे हम काम करेंगे, बाकी जो सारी डिमांड है वो सब कैंसिल। मुस्लिम लीग ने क्या बोला, मुस्लिम लीग ने बोला तो भैया हमको तो अपना अलग देश चाहिए। जब डिस्कशन के अंदर इनसे बात हुई तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकल के आई कि जो इनको अधिकार नहीं था इन राज्यों को, क्योंकि केंद्र जो है उसके पास अधिकार था, तो फिर मुस्लिम लीग ने भी कह दिया नहीं हमको तो अलग देश चाहिए, पाकिस्तान एक अलग देश चाहिए, तो इस वजह से इन्होंने भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों ने ही कैंसिल कर दिया, समझ गए आप। उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, है ना, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, पहले इलेक्शन होके फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चुनी जाएगी, कौन कौन लोग होंगे जो संविधान बनाएंगे, जो संविधान सभा में बैठेंगे, ठीक है। संविधान सभा क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा क्या थी, जहां पे डिस्कशन होता था जो भी संविधान, जो भी आपके अनुच्छेद या आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैबिनेट मिशन के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं, 24 मार्च 1977 मोरारजी देसाई जी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे।
मोरारजी देसाई जो है आज के दिन 24 मार्च 1977 को भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई जी आज के दिन 24 मार्च 1977 को भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे, चौथे वाले। ठीक है, इससे पहले के 3 प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे पे इंदिरा गांधी, और चौथे पे कौन? चौथे पे आपके मोरारजी देसाई जी। तो ये कौन थे? चौथे प्रधानमंत्री बने हमारे यहाँ से। फिर इनके नाम पे 2-3 रिकॉर्ड और हैं, जैसे कि एक रिकॉर्ड है इनके नाम पे क्या, कि ये पहले नॉन कांग्रेसी जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे, जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री थे। ये कौन सी पार्टी से जीते थे? ये जीते थे जनता पार्टी से। ठीक है, हालांकि ये पहले जो है कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन फिर 69 में कांग्रेस जो है, जब इंदिरा गांधी जी और इनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। ठीक है, लड़ाई का मतलब ऐसे फेस टू फेस नहीं होती थी, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला इनके बीच में बहुत काम होता था। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे लाल बहादुर शास्त्री के बाद। ठीक है, पहले कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री। जब उनकी मृत्यु हुई तो इनको बनना था प्रधानमंत्री सही मायने में, तो क्योंकि इनका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा था इनकी पार्टी में। लेकिन बना दिया किसको? युवा नेता कह के इंदिरा गांधी जी को बना दिया गया प्रधानमंत्री। इस चीज की वजह से इंदिरा गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, और जब ये इंदिरा गांधी जी को पसंद नहीं करते थे तो इंदिरा गांधी इनको पसंद नहीं करती थी। फिर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है, लड़ाई वड़ाई सी होती रहती थी, और सीधे सीधे लड़ाई नहीं होती थी, बस आपस में बहस वगैरह जब मीटिंग हुई ऐसे करके होती रहती थी। ठीक है, इसके बारे में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इनके बीच में जो लड़ाई होती थी। ठीक है, फिर जब कांग्रेस के हिस्से हो गए अलग अलग, तो जो मेन कांग्रेस थी, जो आज के समय की कांग्रेस है, वो तो इंदिरा गांधी वाली थी। जो दूसरी कांग्रेस बच गई, ओल्ड कांग्रेस, उसने जनता पार्टी के साथ मिल गए। वो जब ये इलेक्शन हुए 1977 के इलेक्शन हुए, तो वो जनता पार्टी के साथ मिल गई, जो कांग्रेस आपकी ओल्ड वाली थी। ठीक है, जिसको हेड कौन कर रहे थे? मोरारजी देसाई जी। और जब ये जो इनका कॉलिशन था, जो दोनों इन्होंने मिलकर ग्रुप बनाया था, ये जीत गया, तो इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, तो ये देश के चौथे जो कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जो मेन कांग्रेस थी वो वाले, वो उससे नहीं बने थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे देश के पहले। ठीक है, फिर दूसरा रिकॉर्ड है इनके पास, ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे बड़ी उम्र में प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जिनकी सबसे ज्यादा उम्र थी, कितनी? 81 साल, है ना। इन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया था। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने फिर इनको वो कर दिया, धोखा दे दिया। तो इन्होंने फिर जनता पार्टी के साथ मिलकर, जब ये 81 साल के थे जब प्रधानमंत्री बने थे देश के। ठीक है, 81 साल के थे जब प्रधानमंत्री बने थे देश के। समझ गए? इनके बारे में अगर मैं और डिस्कस करूं थोड़ा सा, तो ये जो है एमपी रह चुके हैं लोकसभा में, कब से? 57 से 80 तक लोकसभा में एमपी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 57 से 1957 से 1957, मतलब ये अभी भी कांग्रेस का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि 69 में कांग्रेस टूटी है, तो 1957 से 1980 तक, सॉरी 1990 तक नहीं, 1980 तक। समझ गए? 1980। हाँ, ये नहीं बताया मैंने प्रधानमंत्री कब से कब तक थे। ये प्रधानमंत्री 77 से 79 तक थे। ठीक है, 77 में इलेक्शन जीते, तो 77 से 1979 तक थे। उसके बाद इनकी सरकार गिर गई। ठीक है, सरकार एक के बाद इनकी गिर गई थी। ये जो है थोड़े 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। समझ गए? ये जो है एमपी रहे, ये जो है दूसरे बॉम्बे के वो भी रहे। बॉम्बे जो राज्य था, जब तक महाराष्ट्र जो है अलग वो पूरा नहीं बन गया था, तो जब तक बॉम्बे राज्य था एक, तो उसके भी क्या रहे? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहे हैं दूसरे। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे ये, उसके बाद होम मिनिस्टर भी रहे। समझ गए आप? और इनके पास एक और अवार्ड, वो है क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड है किसी चीज का, एक अवार्ड है इनके पास 2। एक तो भारत रत्न का अवार्ड है, ठीक है, दूसरा अवार्ड है इनके पास निशाने पाकिस्तान। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है कौन सा है? भारत रत्न। मैंने आपको 4 अवार्ड बताए, कौन कौन से? भारत रत्न सबसे ऊपर जो आम आदमी को मिलता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इनको भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड आम आदमी को मिल सकता है, वो इनको मिला है भारत में। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आम आदमी को अवार्ड मिल सकता है, कौन सा? निशाने पाकिस्तान, वो भी इनको मिला है। ठीक है, तो ऐसे अकेले पूरी दुनिया में आदमी है जिनको दोनों अवार्ड मिले हुए। ठीक है, तो जो निशाने पाकिस्तान था 1990 में मिला था इनको, और 1991 में इनको कौन सा मिला था? भारत रत्न। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड भी, सॉरी ये कुछ रिकॉर्ड भी है इनके नाम पे। मैंने कौन कौन से रिकॉर्ड बताए? पहला, कि ये पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस के नहीं थे। ठीक है, दूसरा, सबसे बड़ी उम्र में 81 साल की उम्र में, 81 साल की उम्र में बने। तीसरा क्या? तीसरा मैंने बताया इनके पास दोनों अवार्ड है, इंडिया और पाकिस्तान के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान। ठीक है, बाकी ये प्रधानमंत्री थे देश के चौथे, और ये इंदिरा गांधी और इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूं। चलिए अब आगे देखते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के दिन जो विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, अब देखते हैं 24 मार्च 1882, 1882। 24 मार्च 1882 को क्या हुआ था? घातक संक्रमण
घातक संक्रमण बीमारी टीबी। यहाँ पे हम टीबी की बात करने वाले हैं। टीबी का पूरा नाम क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। जो टीबी है इसकी पहचान की गई रॉबर्ट कॉख द्वारा इसकी पहचान की गई आज के दिन। ठीक है, पहचाना गया कि ट्यूबरक्लोसिस ये एक बीमारी है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती कहाँ पे है? देखो बेसिकली ये नॉर्मल जो होती है लंग्स में होती है, जो आपके फेफड़े होते हैं उनमें होती है। हालांकि और भी बहुत सारे हिस्सों में हो सकती है। बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ठीक है ना, समझ गए? ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। लंग्स में आपकी जो किडनी होती है उनमें होती है। इसको खोजा किसके द्वारा गया? ये खोजा गया रॉबर्ट कॉख के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट कॉख को ना इसके लिए क्या मिला है? नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, 1905 में मेडिसिन के अंदर, 1905 में मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज मेडिसिन के अंदर। ठीक है, जो नोबेल प्राइज मिलते हैं 6 उन पे मिलते हैं ना, 6 चीजों के अंदर। तो कौन कौन सी 6 चीज? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, है ना, इकोनॉमिक और जो तुम्हारा पीस प्राइज होता है शांति वाला, तो इनको मेडिकल के ऊपर मिला हुआ है। ठीक है, तो मेडिकल के ऊपर इनको 1905 में अवार्ड मिला था टीबी की बीमारी जो इन्होंने खोजी थी उसके लिए। ठीक है, टीबी जो होती है इसको हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कौन सा वो लगता है आपका, जो आपका वैक्सीन लगती है, बीजीएम वैक्सीन बोलते हैं इसको। क्या इसको बोलते हैं आपका वीसीजी, सॉरी बीजीएम नहीं, वीसीजी वैक्सीन। तो हम क्या बोलते हैं? वीसीजी वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है छोटेपन में। ठीक है, वीसीजी वैक्सीन। समझ गए आप? ये जो वैक्सीन लगती है ना, आप अगर अपने हाथ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके हाथ पे देखो, अब तो बड़े हो गए तो अब तो शायद नहीं होगा निशान, या हो सकता है वो भी थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, कई कई लोगों गायब हो जाता है। अब जो बच्चे हैं उनको नहीं दिखता, लेकिन जो पुराने आपके मम्मी पापा होंगे ना, उनके आप हाथ पे यहाँ पे देखिएगा एक निशान होगा जरूर से। ठीक है, वो जो टीका का निशान होता है ना, वो इसी का होता है। किसका? बीसीजी का। ठीक है, ये आप उनके हाथ पे निशान जरूर होगा, जो पुराने, या फिर आपकी कोई बड़ी बहन होगी उसके भी जरूर होगा। आपके होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि जो निशान नहीं पड़ता था ये कब से शुरू हुआ था। लेकिन पहले जब ये लगता था ना टीका, तो बहुत तगड़ा वाला निशान पड़ जाता था यहाँ पे, और जैसे जैसे बड़े होते थे और बड़ा होता चला जाता था निशान, मतलब काफी बड़ा हो जाता था, इतना बड़ा तो हो ही जाता था, इतने बड़े के आसपास। ठीक है, तो आप अपने मम्मी पापा के हाथ पे देख सकते हो, जो उल्टा हाथ होगा उसके ऊपर यहाँ पे कंधे के आसपास देख सकते हो, ये बीसीजी जो वैक्सीन है इसका निशान होगा। ठीक है, और आज के दिन ही टीवी डे भी मनाया जाता है। क्या? टीवी या फिर ट्यूबरक्लोसिस दिवस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस दिवस या टीवी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि आज के दिन टीवी की खोज की गई थी। ठीक है, रॉबर्ट कॉख द्वारा इनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में 1905 में, ये जो टीवी की खोज करी थी इस वजह से। अब देखते हैं आज की लास्ट न्यूज क्या है। 2008 की बात करेंगे। 24 मार्च 2008 को क्या हुआ था? भूटान में पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, तो आम चुनाव कौन सा होता है? आम चुनाव होता है जो जनरल इलेक्शन बोलते हैं, प्रधानमंत्री वाला जो होता है। तो भूटान में पहली बार प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन हुआ था। ठीक है, 47 सीट पे हुआ था। ठीक है, 2 पार्टियों के बीच में हुआ था। 2 पार्टी यहाँ पे थी जो रजिस्टर हुई थी। कौन कौन सी? एक थी भूटान पीस एंड प्रोस्पेरिटी पार्टी, दूसरी थी भूटान डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, कौन कौन सी थी? एक थी भूटान पीस एंड प्रोस्पेरिटी पार्टी। ठीक है, और दूसरी कौन सी थी? मतलब हाँ, दूसरी पार्टी कौन सी थी? दूसरी थी भूटान डेमोक्रेटिक पार्टी, सॉरी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, टोटल 47 सीट्स पे वोट हुई थी, जिनमें से 44 भी जो सीट थी वो कौन जीत गई थी? वो जीत गई थी भूटान पीस एंड प्रोस्पेरिटी पार्टी। ठीक है, और ये जो थी आपकी, तो ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये खाली 4 सीट जीत पाई, तो 3 सीट जीत पाई। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? जो इस पार्टी के हेड होंगे, जो आपकी भूटान पीस एंड प्रोस्पेरिटी पार्टी है, जो इसके हेड होंगे वही जीत गए होंगे। तो कौन थे? उनका नाम क्या था? जो इसके हेड थे उनका नाम था जैगमा थिंगले। क्या नाम था इनका? जैगमा थिंगले। ये बन गए थे प्रधानमंत्री पहले। कौन? किसके? भूटान के, जो जनरल इलेक्शन से हुए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री इनके यहाँ पहले भी होते थे, लेकिन जब इनके यहाँ इलेक्शन नहीं होते थे। ठीक है, अब जो है पहली बार इलेक्शन से जो चुने गए थे, कौन? जिग्मा थिनवे थे, ये बन गए थे पहले थिंगले, सॉरी थिंगमे नहीं, थिगले, जिग्मा थिगले, जो कौन सी पार्टी से थे? भूटान पीस एंड प्रोस्पेरिटी पार्टी। ठीक है, ये 44 सीट जो है जीती थी। तो आज के दिन क्या हुआ था? इलेक्शन, वोटिंग हुई थी आज के दिन, और जो इसका रिजल्ट था वो 25 तारीख को आया था, मतलब कल के दिन आएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, आज जो है अभी वोटिंग चल रही है। चलिए आज के लिए इतना ही। बोर्ड देख लीजिए पूरा, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो, एक एक पॉइंट। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है जो डिटेल से समझाना था। ये जो आपका था, आपका कौन सा
कैबिनेट मिशन, ये आपको बहुत अच्छे डिटेल से मैंने इसीलिए समझाया क्योंकि ये तो आपकी हिस्ट्री में भी आना है और इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। बाकी और किसी से बने ना बने, है ना, लेकिन इससे ये जो आपका कैबिनेट मिशन है और ये है आपके मोरारजी देसाई जी जो चौथे प्रधानमंत्री बने हैं, ये तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो इनके बारे में तो आपको पढ़ना है। टीबी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों न्यूज को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है ना, बाकी को भी किया है लेकिन इनको बहुत ज्यादा फोकस के साथ किया है। तो आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आया, आपको क्या करना है, ये वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमारी ये चीज समझ में नहीं आई। तो जो 25 मार्च की आज के इतिहास की वीडियो होगी मैं उसमें आपको सारा कुछ समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शक शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमको सपोर्ट करें और शेयर भी करें हमारी वीडियोस को। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।